हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने आरोह भाग 1, आरोह भाग 2 और वितान भाग 1, वितान भाग 2 की क्लासेस शुरू कर रखी है। इससे पहले अगर आप चैनल में आगे बढ़े, वीडियो में आगे बढ़े, तो हमने वितान भाग 1 2 की क्लासेस डाल दी हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और काफ़ी और भी हमने व्याकरण के टॉपिक करवाए हैं और आरोह भाग 1 2 के भी हमने कवि किए हैं। इससे पहले भवानी प्रसाद मिश्र से करने से पहले हमारे 3 कवि और बचते हैं बीच में, लेकिन क्या कि एक मैडम का जो है मैसेज आया था कि मैडम पहले ये करवा दीजिए, मेरे पास नहीं है, तो पहले मैं ये करवा देती हूँ। तो देखो बेटा, मैं ये नहीं कि वो नहीं करवाऊंगी, वो भी मैं करवाऊंगी, वो कल डाल दूंगी, लेकिन आज मैं ये टॉपिक डाल रही हूँ क्योंकि इसको किसी को सख्त ज़रूरत है, तो इसलिए। और एक बच्चे का और भी कमेंट आया था कि मैम वितान भाग 1 2 के भी क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए, तो वो भी करवाऊंगी बेटा, लेकिन एकदम तो सारा नहीं करवा सकते, थोड़ा टाइम लगेगा। वो मैं भी कोशिश करूंगी कल उनके क्वेश्चन आंसर डाल दूं। तो आप चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं कोशिश करूंगी कि आसान वे में आपको समझाने की, ठीक है। और फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो बेटा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, मैं आपका कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। कुछ लिख, अब यहाँ देखिए कवियाँ पूछ ली जाती हैं, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो तुम, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। ये भवानी प्रसाद मिश्र की जो है लाइन है, और कहाँ से ली गई है? रचनावली से। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो तुम, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। तो ये आज से आपको समझ में आ रहा है कि अपने जीवन का कुछ उद्देश्य होना चाहिए, चाहे कुछ लिखो चाहे कुछ पढ़ के सो, मतलब कहीं से भी आप खड़े हो, जो भी आपके साधन उपलब्ध है उससे शुरुआत करो। जिस जगह जागा सवेरे, यानी जब जागोगे तभी सवेरा है, ये बातें आपने सुनी होगी। उस जगह से बढ़ के सो, यानी कहीं भी खड़े हो आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिंदगी का उद्देश्य है। तो ये ऊपर जो लाइनें दी रहती हैं बेटा, इनको भी याद करके जाए, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो हम 0 से लेकर और हम 100 तक, यानी हम हर एक पॉइंट पर नजर डालेंगे। चले अब आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ने जा रहे भवानी प्रसाद मिश्र, ये हमारे पीजीटी में पूछा जाएगा। और एक बात और क्लियर कर दूं, कुछ बच्चों को मैं बता देना चाहती हूं कि हरियाणा स्क्रीनिंग और बेटा केवीएस पीजीटी टीजीटी का जो सिलेबस है काफ़ी मिलता जुलता है, और आप जो हरियाणा स्क्रीनिंग की बच्चे तैयारी करें वो भी इस वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है, वो भी इसको ज़रूर देखें। और अब आगे बढ़ते हैं, और किसी प्रकार के टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अब देखिए ये है हमारी जन्म, देखिए बेटा इसमें है जन्म 1913 में हुआ था, टिगरिया गांव होशंगाबाद में। भवानी प्रसाद का जन्म हुआ था 1913 में, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। कौन सा गांव है बेटा? टिगरिया गांव है। कहाँ है ये टिगरिया गांव? होशंगाबाद में। और होशंगाबाद कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा के जंगल, देखिए ऐसे ट्रिक से समझाऊंगी कि आप कभी नहीं भूलोगे। सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नेमम, ठीक है, ये हो गई। लेकिन ऐसे तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, मैं ट्रिक के द्वारा आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। देखिए भवानी प्रसाद, आप जब भी चाहते हो, हमारे माता जी है जो शेरा वाली माता, उसका जो पर्यायवाची होता है भवानी होता है ना। आप माता जी के मंदिर गए हो, आप माता की पूजा करते हो, तो ठीक है, मान लीजिए हम माता जी के मंदिर जा रहे हैं, हम भवानी के मंदिर में जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है? सतपुड़ा के जंगल, मतलब घने जंगल है। फिर जंगलों में आप जाओगे तो आप जाहिर सी बात आपको सन्नाटा भी मिलेगा, और फिर जंगल में आप जा रहे हो, भवानी जी के मंदिर में जा रहे हो, तो सतपुड़ा के जंगल वहाँ मिले, फिर वहाँ सन्नाटा छा हुआ है, फिर वहाँ क्या? गीत फरोश, यानी गीत अब माता जी के मंदिर में जाते हैं तो आपने देखा होगा माता जी की जय, इस प्रकार से नारे लगाए जाते हैं, मतलब जय जयकार बोली जाती है, गीत गाए जाते हैं, आरतियाँ बजती है, तो गीत फरोश वहाँ पर जो है आरतियाँ चली हुई है, मतलब गीत फरोश है। चकित है दुख, और क्या है कि आप वहाँ जाते हो भाई हमारा दुख कट जाए,
हमारा शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, जो हमारी नौकरी की चाहत है, कोई भी हमारी ख्वाहिश है, तो क्या चकित वहाँ जाकर हम दुख भी चकित रह जाता है कि मतलब कि बुनी हुई रस्सी, जो हम धागा बांधते हैं, बुनी हुई रस्सी भी साथ ले जाते हैं। खुशबू के शिलालेख, जो खुशबू के फूल होते हैं, और जो उनके शिलालेख का मतलब होता है जैसे पत्थर है, तो वहाँ पत्थरों से भी खुशबू आती है। अनाम तुम आते हो, भाई तुम भी आते हो माँ भवानी जी के मंदिर में, तुम भी आते, ऐसे बोलते। इदम नेमम और इदम नेमम, ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। तो देखिए अब एक कहानी बना देती हूँ, कहानी के द्वारा आपको जल्दी याद हो जाएगा। हम भवानी के मंदिर गए, ठीक है। मंदिर में जाते हुए रास्ते में क्या है, जंगल मिले, फिर जंगल में क्या है, सन्नाटा होता है। फिर हम भवानी के मंदिर में जाते हैं तो गीत माता जी को गीत परोसे जाते हैं। फिर दुख भी चकित हो जाता है। फिर क्या, बुनी हुई रस्सी साथ में ले जाते हैं, और वहाँ के शिलालेखों में भी खुशबू आती है। अनाम तुम भी आते हो, इदम नेमम आदि, ठीक है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी, क्योंकि इससे मुझे एक नया उत्साह और प्रोत्साहन मिलेगा। मैं ऐसी कहानियाँ ट्रिक आपके लिए लाती रहूँगी। अब क्या है, कुछ बच्चों हो सकता है बोरिंग हो गए, मतलब बोरिंग लग रहा हो कुछ बच्चों को, तो उसके लिए मैं सीधा, अब बेटा अगर कहानी के द्वारा समझ आता है तो जरूर लिखना कि कमेंट मैडम ऐसी कहानी के द्वारा हमें समझाइए। अगर आपको लग रहा नहीं ये तो ज़्यादा टाइम है, फालतू की बातें हैं, तो फिर सीधा याद कर लीजिए। भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी रचनाएं हैं, सतपुड़ा के जंगल, फिर क्या है, सन्नाटा है, फिर है गीत फरोश है, फिर है चकित है, दुख, फिर बुनी हुई रस्सी है, फिर खुशबू के शिलालेख है, अनाम तुम आते हो, इदम नेमम आदि। ये भवानी प्रसाद की जो है रचनाएं हैं, जो है ये कविताएं रचनाएं जो भी है। अब आगे बढ़ते हैं, इनको सम्मान कौन सा मिला। फिर साहित्य अकादमी है, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान है, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत किया। पुरस्कार को कैसे याद करोगे, जैसे देखिए भी उन्हें भवानी प्रसाद, जो भवानी के मंदिर जा रहे हैं तो भवानी के आशीर्वाद से हम बड़ा पुरस्कार मिलेगा। जो साहित्य में साहित्य अकादमी बड़ा पुरस्कार होता है तो वो तो मिलना था इनको, क्योंकि भवानी की पूजा करते हैं, तो भगवान साहित्य अकादमी मिल गया। फिर क्या है, इनका जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ है, तो मध्य प्रदेश में इतना अच्छा कवि जन्म लेगा तो मध्य प्रदेश वाले भाई उनको अच्छा सा पुरस्कार देंगे, जो उन्होंने शिखर सम्मान दे दिया। अब देखिए दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार और जो पद्मश्री पुरस्कार, तो ठीक है, तो पद्मश्री और गालिब ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो इनके कुल कितने पुरस्कार हो गए, इनके बेटा कितने हो गए, 4 पुरस्कार हो गए। साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार और पद्मश्री से अलंकृत किया गया। फिर क्या है, 1913 में तो इनका जन्म हुआ था, तो फिर 1985 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ये जो इनका देहावसान हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये सहज लेखन एवं सहज व्यक्तित्व का नाम है। ये सहज मनुष्य की सहज और सहज लेखन करते थे, और इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। ये गांधीवादी विचारधारा से क्या थे, सहमत थे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी की सहज लय की कविताएं भी इन्होंने हिंदी में जो कविताएं लिखी है वो लय के द्वारा, लय मतलब क्या होता है, जैसे कोई गीत गाते हैं, कोई कव्वाली गाते हैं, तो उसमें लयबद्धता होती है, उतार चढ़ाव वो बोलते हैं। जैसे हम कहीं पर उतार, जैसे कुछ लय नीचे हम खींचते हैं, कुछ लंबी खींची जाती है, उसे लय बोलते हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है बेटा, IMP लगा लेना है, जिसको कविता का गांधी किसे कहा जाएगा। अब आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, भवानी प्रसाद मिश्र को, त्रिलोचन को, दुष्यंत को, ऐसे, तो आप कहेंगे कविता का गांधी किसे कहा जाएगा बेटा, भवानी प्रसाद मिश्र को। किसे कहा जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र को। तो मैं थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ ताकि, क्योंकि एग्जाम हमारे काफ़ी करीब है, तो हम फालतू की तो क्या मतलब, हम बाकी बातें नहीं करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें रहने वाली वही करेंगे, ठीक है। आप देखिए भवानी प्रसाद ने लिखी है जो इनकी बड़ी ही मर्मात्मक जो है कहानी है, घर की याद। मतलब इस घर की याद, अब यही आपसे प्रश्न पूछ ले, घर की याद कहानी है, कविता है, नाटक है, उपन्यास क्या है, तो आप कहेंगे जो घर की याद है कविता है। जो क्या है मैम, कविता है। घर की याद क्या है बेटा, कविता है। और इसमें बड़ी मार्मिकता का, तो जिसमें देखिए कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है, नहीं
जब मान लीजिए वो घर अब जेल में है तो वो घर से अलग है, तो उसे पीड़ा हो रही है, उसे दुख हो रहा है अपने परिवारजन से अलग होने का, ठीक है। तो यहाँ जो इसका केंद्रीय भाव यही रहेगा कि बड़ी मार्मिकता है, घर से वो अलग है, उसे अपने परिवार की याद आई है, वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, तो इसलिए उसको जेल में डाला गया है। तो घर की याद क्या है बेटा? कविता है। कविता का गांधी किसे कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र को। तो हम अगर जिसको कविता नहीं याद हो, मैं एक बार कविता पर भी नज़र डाल देती हूँ। अगर आप कहोगे नहीं मैडम हमें कभी कभी करवा दीजिए, हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, तो बेटा मैं वही करवा दूँगी, लेकिन मैं एक बार सोच रही हूँ कि मैं ये भी आपको करवा दूँ। पानी आज पानी गिर रहा, बहुत पानी गिर रहा, रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा। आज पानी गिर रहा, बहुत पानी गिर रहा, रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहे। भाई बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है और प्राण मन, उसका मन है इधर उधर विचलित हो रहा है। तो देखिए क्या कैसे हो रहा, बहुत पानी गिर रहा, घर नज़र में तिर रहा, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। भाई वो घर से दूर है तो उसे घर की याद आ रही है, उसकी आंखों में जो है घर की दृष्टि तैर रही है। और घर मतलब घर में तो बहुत सारी खुशियां होती थी, ठीक है। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर। तो वही है कि घर में क्या है, 4 भाई हैं और एक बहन है, मतलब बहन आई होगी तो उसमें प्रताप का मतलब होता है कि दुख, जो घर में काफ़ी दुख का माहौल हो, क्योंकि जो 5वां है ना वो घर पे नहीं है, उसका भाई नहीं होगा तो वो भी दुखी होगी। घर में सब जुड़े हैं, घर सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। तो उनको घर की, कभी को घर की याद आएगी, उसकी बहन आई होगी तो घर में बड़ा ही दुख का माहौल हुआ होगा, मेरी भी उनको याद आई होगी, ठीक है। मेरी बहनें हैं वो मेरे से प्यार करती है, भुजा ने मेरे भाई है वो भुजा की तरह साथ रहते थे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये इधर से, और माँ बिन ने, इधर से कुछ रह तो नहीं गया, 1 सेकंड के लिए बेटा, हाँ ये और भी रह गया। आज गीता पाठ करके दंड 108 करके, खूब मुकद्दर हिला करके, मूठ नहीं मिला करके, ठीक है। आज गीता, शायद बेटा 1 मिनट में माफ़ी चाहती हूँ, एक बार मैं इसको देख लेती हूँ कहीं इससे नहीं जुड़ा हो। चलो इसी से अगर उसको फिर कर लेंगे अगर है तब। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, खूब मुकद्दर हिला करके, मूठ मिला करके। तो ये कहने का प्राय उसको, उसके जो है माँ बाप भाई बहन सबकी जो है याद आई। एक माफ़ी चाहती हूँ बेटा, इधर से होगा शायद, क्योंकि इसमें तो उसको जुड़ा ही नहीं है, हाँ ये होगा। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में गड़ी मेरी, माँ की उसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। तो माँ बिन पढ़ी, यानी कि माँ उसकी ये क्या है, बिना पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है, दुख में गड़ी है मेरी, यानी कि वो इतनी दुख में गड़ी है। माँ उसकी क्या है, बिना पढ़ी लिखी है लेकिन दुख में बहुत गड़ी हुई है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया दुख नहीं फिर। अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को अगर दुख हो और माँ की गोद में सर रख लेने से सारे दुख गायब हो जाते हैं। माँ की जिसका स्नेह भरा का यहाँ तक भी पसारा है, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। उसको कभी को क्या है, माँ की याद आई है। क्या कहता है कि मेरी माँ अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती है। वो उनको भी दुख ने, बिल्कुल उनके आंखों में, उनके दिल में दुख होगा, लेकिन क्या है कि मैं वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है जिससे कि वो मेरे से पत्र लिख सके और अपने मन की बात कह सके, जो कि मैं उसका पत्र पाता। यानी वो पढ़ी लिखी नहीं है तो पत्र कैसे भेजेगी। तो देखिए फिर अपनी माँ के बारे में उन्होंने कहा, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। यानी कहते हैं कि मेरा पिताजी उम्र से जरूर बूढ़ा हो गया है लेकिन उसको एक क्षण भी नहीं व्यापा, लेकिन उनमें जो है, उनके शरीर में अभी भी इतनी जान है कि वो है ना अभी दौड़ सकते हैं, खूब खिलखिला कर हंसते हैं, और जो उनके शरीर से बिल्कुल बुढ़ापा नज़र नहीं आता, अच्छे खासे जो है स्वस्थ है।
मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, आकाश में जंजाल लड़ता। यानी जो है शेर के यानी वो इतने निडर है कि शेर के आगे भी नहीं बिचकते हैं, यानी शेर से भी नहीं डरते हैं, और बादल उसका कुछ भी यानी दुख सुख उतना नहीं, उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि उनके बाबा आज भी जो है स्वस्थ हैं, और माँ उनकी याद में दुखी होगी, लेकिन जो क्या है वो पत्र नहीं भेज पा रही है क्योंकि वो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकद्दर हिला करके, मुठ उनकी मिला करके, यानी कि अभिप्राय है कि मेरे पापा इतने स्वस्थ है, आज भी गीता पाठ यानी आज भी गीता पाठ करते हैं, और दंड 260 करके यानी 260 वो दंड लगाते हैं। मुकद्दर होता था कि एक जिस तरह आजकल डंबल उठाते थे ना, उस जमाने में एक मुकद्दर होता था जो पहलवान उठाते थे, ठीक है, और वो अपनी एक्सरसाइज करते थे। उस जमाने का ये जो आज को जो हम डंबल बोलते उस टाइम में मुकद्दर होता था, ठीक है। जब नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा घर नजर में तेरा। कहने का अभिप्राय कि जब वो जिन्होंने एक्सरसाइज की होगी और जब वो फ्री होंगे तो उनको मेरी याद आई होगी, और उनके भी जो है आंखों से जो है आंसू छलक रहे होंगे। उन्हें अपने माँ बाप को याद कर रहा है और अपने भाई बहनों को याद कर रहा है। देख किस पर, 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। कहते हैं कि जब वो चारों भाई बहन इकट्ठे होंगे तो उनको भी मेरी याद आई होगी, सारे आपस में जो हंसी मजाक करते होंगे, बातचीत करते होंगे, खेल रहे होंगे साथ में, तो उनको भी मेरी याद। पिताजी को जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। यानी कि मेरे पिताजी इतने स्वस्थ हैं कि आज भी बूढ़े नहीं हुए हैं, एक क्षण भी रो पड़े होंगे बराबर। यानी कि जब वो चारों भाई बहन आपस में खेल रहे होंगे या एक साथ होंगे तो 5वें का नाम, यानी खुद कभी अपना नाम ले रहा है कि वो 5वें का नाम लेकर रो पड़े होंगे। तो देखना भाई ये चित्र के द्वारा समझाया गया है। एक कारावास है, यहाँ जो है जो कैदी है, जो भी देश स्वतंत्रता कवि यानी कवि खुद के बारे में लिख रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर उसने कविता, यहाँ पर जो कैदी बैठा हुआ है, बाकी ये सभी उनके घर का जो दृश्य है ये हकीकत में ऐसा नहीं है, लेकिन वो कल्पना कर रहे हैं। उनके घर जो है नज़र में तिर रहा है, यानी घर में जो बारिश में हमारे घर में ऐसे रहे होंगे, ऐसे हो गए, तो वो अपनी कल्पना में ऐसे उसकी एक कल्पना दिखा रखी है साइड में, ठीक है। तो ये हमने हमारा तो अब आगे और भी है, और भी पढ़ना है। 5वां मैं हूँ अभागा जी सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे होंगे प्यार में बहते रहे होंगे। देखिए एक मिनट बेटा। 5वां मैं हूँ अभागा जी सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहेंगे प्यार में बहते रहेंगे। कहने का अभिप्राय है कि मैं ही 5वां जो है अभागा हूँ। यानी कि क्या है कि मतलब कि वो तो मैं अभागा मतलब भाग्यशाली न हो, यानी भाग्य की कमी है। जैसे सोने पर सुहागा, जैसे सोने पर सुहागा वैसे समझते थे। पिताजी कहते थे कि ये मेरा सोने पर सुहागा, प्यार में बहते रहे हैं और मुझे इतना प्यार करते थे, लेकिन मैं अभागा हूँ कि जो कि पूरा परिवार इकट्ठा है और पूरे परिवार में मैं नहीं हूँ। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंदा बैठा हूँ अभागा। यानी कि जो उनके वो अपने बेटे को स्वर्ण के समान समझते थे और मुझे सोने पर सुहागा, लेकिन क्या है कि मैं ही अभागा हूँ जो कि अपने परिवार में नहीं हूँ और यहाँ बंदा बैठा हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। कहने का प्राय है कि माँ है ना, माँ जो है दुख में बही होगी, यानी माँ के आंखों से आंसू बह रहे होंगे और वो उसको याद कर रही होगी, ठीक है। मैं वह तुम्हारा मन समझकर और अपमान समझकर गया सो ठीक है, ये तुम्हारी लीक है। कहने का अभिप्राय है कि एक बार तो वो दुखी होती है अपने बेटे को याद कर, लेकिन फिर क्या है, फिर वो कहती है कि चलो अच्छा है कि वो देश के लिए जो है जेल में गया है, कम से कम जो है मेरी लज्जा तो उसने बचा रखी है। कहने का मतलब मेरी इज्जत तो समाज में बनी है कि वो देश के लिए कैद में गया है। एक तरफ से वो अपनी माँ की जो ममता जगी है और दूसरी तरफ क्या है, उसे देश की भी चिंता है, देश के लिए वो है जेल में गया है। यानी उसकी बहादुरता की भी जो है वो कल्पना, बहादुरता की बखान करी अपने बेटे की। वो खुद ऐसी बात नहीं करी, कवि जो है अपनी कल्पना के द्वारा अपनी माँ की जो विचारधारा का अनुमान लगा रहा है।
पाँव में जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़े होंगे और बच्चे। कहने का अभिप्राय है कि जो माँ कहती है कि अगर वो मेरे जो है देश की आज़ादी के लिए अगर वो कायरता से पीछे हटा, यानी कदम पीछे हटाता, तो मेरी कोख को भी लजाता। कम से कम इतना तो है कि वो देश की आज़ादी के लिए जेल गया है और उसने मेरी कोख को नहीं लजाया है, मेरा बहादुर बेटा है। और इसी प्रकार की बातें करके उसका थोड़ा सा मन कच्चा, मतलब कि वो थोड़ी सी मायूस हो गई होगी, दुखी होगी और रो पड़ेंगे और बच्चे, बाकी भाई बहन भी माँ की ऐसी जो दशा देखकर रो पड़े होंगे। और कहना मैं मस्त हूँ, काटने में व्यस्त हूँ, वजन 70 सेर मेरा और भोजन 1.5 सेरा। कहने का अभिप्राय है कि जब कवि एक वर्षा को संबोधन करके कह रहा है कि तू जाकर वहाँ कहना कि मैं मस्त हूँ, मैं खुश हूँ, और जो है मैं काटने में व्यस्त हूँ, यानी सूत काटता हूँ, वजन 70 सेर, मतलब कि सेर का मतलब किलो की, मेरे अंदर 70 किलो वजन है और मेरा भोजन भी 1.5 सेरा है, मैं खूब भोजन करता, कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ, यो न कहना अस्त हूँ। कि मतलब कि वो कह रहा है कि जाकर जो है मेरी माँ को संदेश देना कि मैं खूब खेलता हूँ, कूदता हूँ, और ये मत कहना कि मैं दुखी हूँ, और ये अस्त मतलब कि मैं दुखी हूँ, अंदर से टूट चुका हूँ, और कहना कि मैं मस्त हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाय रे ऐसा न कहना, हाय रे, एक मिनट बेटा, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सागा मैं रोता, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। तो फिर है ना कि माँ है ना अपने, मतलब उसकी माँ अपने पिता यानी अपने पति को, यानी जो वहाँ कैद है कवि उसके अपने पति को समझा रही है, उसके जो कैदी के पापा को समझा रही है। पिताजी ने कहा होगा कितना और कितना सा होगा, मैं कहाँ रोता, माँ समझा रही है कि तुम क्यों रो रहे हो, मैं जब नहीं, फिर है ना पिताजी कह रहे हैं उसके पिताजी कि मैं कहाँ रोता हूँ, मैं तो से मतलब अपने आप को नहीं दुखों को रोक कर गए, उसने कितना सा होगा, और मैं कहाँ मैं धैर्य खोता हूँ। अच्छी बात है कि हमारा बेटा देश की आज़ादी के लिए जेल गया है। हे सजीले हरे सावन, हे पुण्य पुण्य पावन, तुम वर्ष लोवे न बरसे, 5वें कौन वैद न तरसे। तो कवि जो है वर्षा और जो सावन ऋतु है, जो वर्षा के बादलों को संबोधन करके कह रहा है कि हे सजीले सावन, तुम कितना ही बरस लो, कितनी ही बारिश कर लो, लेकिन जो है मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, और वे 5वें मेरे लिए न तरसे, ऐसा करना उनको दुखी नहीं होने चाहिए। मैं मजे में हूँ सही, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। कहने का अभिप्राय है कि मैं मजे में हूँ सही है, मैं जैसे भी हूँ ठीक है, घर नहीं हूँ बस यही बात है ना, वैसे तो मैं ठीक हूँ, बस घर ही नहीं हूँ यही तो बात है, किंतु ये बस बड़ा बस है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि मैं जहाँ भी हूँ जिंदा हूँ, अच्छा ठीक हूँ, बस वो मतलब मेरे लिए नहीं तरसने चाहिए। किंतु उनसे ये न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कहने का अभिप्राय है, कवि कहता है कि मैं धैर्य नहीं खो रहा हूँ, उन्हें कहना कि मैं लिख रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, खेलता कूदता हूँ, अच्छा हूँ, मेरा वेट भी अच्छा है, मेरा शरीर भी स्वस्थ है, वो नहीं तरसने चाहिए। कहीं मेरी चिंता करते हुए भी हमारा बेटा दुखी है, ऐसी बात मत कहना। और काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना उनसे कहना कि वो शौक ना करें। काम करता हूँ यानी मैं काम करता हूँ, यानी देश के लिए आज़ादी से लड़ रहा हूँ और आपका जो है देश में नाम रोशन कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसी बातें कही है। हाय रे ऐसा न कहना, आहिर ऐसा न कहना कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। देखिए कवि कह रहा है कि हाय रे मतलब मैं जिस हालत में हूँ तुम वैसा मत कहना, और कह न देना जागता, कहने मत देना कि मैं रात भर जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, यानी कि मतलब कि मैं इतना अकेला हूँ कि मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेलापन फील कर रहा हूँ, ऐसा मत कहना। कह न देना मौन हूँ, खुद न समझू कौन हूँ, देखना कुछ बिकने देना, बकने देना, कहना कुछ बकने देना, उन्हें कोई शक न देना। कहने का अभिप्राय कि जब आज़ादी की हमारे देश की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय क्या इतनी यातनाएं जेल में दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा
कि उनके इतनी यात्राएं देने के बाद वो बिल्कुल मौन हो जाते थे, बिल्कुल अकेलापन महसूस करते थे। कहने देना मोनू, ये मत कहना देना कि मैं चुपचाप रहता हूँ और मैं खुद को भी भूल गया हूँ। कहने का अभिप्राय कि जो आदमी की जो एक्टिविटी होती हैं, यानी जो उसके क्रियाकलाप थे, पूरे परिवार में छोटा था, हंसता खेलता था पूरा और सबकी शरारतें करता था, कि अब ये कि वो खुद नहीं समझ पा रहा कि कौन हो, यानी कि वो जो कि उसके अंदर जो है जो थी हंसी मजाक वो सब खत्म होएगी। और कुछ बकने देना, बक देने का मतलब कि जो है जल्दबाजी में कुछ ऐसी बात न कह देना कि वो दुख हो जाए और उनको कोई शक न दे, नहीं वो मुझ पर संदेह करे भी जो है उनका बेटा दुखी है, इस प्रकार का कोई शक न देना, ठीक है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वैन बरसे 5 वेको वैन तरसे। हे सजीले हरे सावन, तो बारिश ऋतु को संबोधन करके कवि कह रहा है कि हे मेरे पुण्य पावन, मतलब पवित्र पावन पवित्र ऋतु, तुम बरसो, तुम जितना चाहे बरस लो, लेकिन वो न बरसे, वो नहीं रोने चाहिए। यानी पानी का बरसना यहाँ संबोधन दिया गया है, वो न बरसे, इसलिए बरसना मतलब उनकी आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए और वे 5वें को यानी मेरे लिए नहीं तरसने चाहिए, मेरी वजह से दुखी नहीं होने चाहिए। तो यहाँ हमने कविता पढ़ी घर की याद, कवि को किस प्रकार घर की याद आई है सावन जो है ऋतु में, यह आपको चित्र के द्वारा समझाया गया है। और कविता आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। और घर की याद आपसे पूछ लिया जाए तो किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र की। तो यहाँ मैंने आपसे जो है कवि समझाने की कोशिश करी है और मेरी कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। और अब हम अभी कहीं नहीं जाना है, हम जो है एक कविता और आगे पढ़ें, कोशिश करते हैं हम जो है, लेकिन आप ना कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करो क्योंकि मुझे एक नया प्रोत्साहन मिलता है। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो क्योंकि मैं आपके लिए इतना जो है प्यार से समझाने की कोशिश करती हूँ। वैसे मुझे पता आपको अच्छा खासा ज्ञान है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं भी इसमें शामिल हो जाऊँ आपके पढ़ने के साथ साथ। और अभी हम और भी पढ़ेंगे और ऐसे ही मैराथन लाते रहेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 1 सप्ताह में क्वेश्चन आंसर डाले हैं, आरोह वितान के डाले हैं कवि लेखक, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। अभी हम शुरू करते हैं त्रिलोचन, ठीक है। और ये देखना, ये लाइनें जो आपको ऊपर दी गई हैं कहीं आप इनको छोड़ दो, ये नहीं छोड़नी है, इनको भी याद करना, पता नहीं कहाँ से प्रश्न बन जाए। तो यहाँ से मेरा घर से क्वेश्चन बने हैं, मतलब लाइनें हैं ये, कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे, कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे, जीने के लिए सपने को आश्वासन देते हैं। कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे, जीने के लिए सपने सभी को आश्वासन देते हैं। भवन में झकोरे खाती नाव को जैसे तैसे उभार लेते हैं। कविताएं सपनों के संग ही हैं, जीवन के साथ हैं, कभी कभी पाँव है कभी कभी हाथ है। तो ये मेरा घर से ली गई, देखिए इसका अभिप्राय है कविताएं रहेंगी तो सपने भी होंगे, यानी जो है जो जिसके सपने होंगे तो वो काल्पनिक बातें करे, कल्पनाओं में रहेगा। यानी जो कविताएं रहेंगी, कविता एक ही चीज़ है जो हम हमारी जो अंदर की कल्पनाएं होते हैं उसको हम लिख देते हैं तो वो कविता बन जाती हैं। और सपने यानी हमारे सपने होंगे, हमारे अंदर भाव जाएंगे तभी तो हम लिखेंगे। जीने के लिए सपने सभी को आश्वासन देते हैं, यानी जब हम जीने के लिए अगर जिस इंसान के जो सपने मर जाते हैं ना, समझ लो वो इंसान नहीं है, एक जिंदा लाश की तरह बन जाता है। उसके सपने का होना बहुत ज़रूरी है और सपने ही ऐसे जो हमें आश्वासन देते हैं कि आज हमारा ये टाइम जो है बुरा है या फिर हमें कुछ जैसे हमारे केवीएस की जॉब है तो एक सपना ही हम सपना देख रहे हैं और सपने को साकार करने के लिए बेटा मेहनत भी कर रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं अपने आप से शायद अब की बार हमारा हो जाए, ठीक है। भवन में झकोरे खाती नाव को जैसे जैसे उबाले, भी जो नाव है जैसे कभी दुख आ रहे हैं कभी सुख आ रहे हैं, तो लेकिन जब हम मेहनत कर लें तो अपने आप को उभार लेते हैं। कविताएं सपनों के संग ये है, जीवन के साथ है, कभी कभी पाँव है कभी कभी हाथ है, यानी हम कभी कभी जो है टूट जाते हैं, कभी कभी उभार लेते हैं, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। और कभी यानी आत्मा का मतलब है कि जैसे कभी कभी हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर ले तो अब लग रहा है कि हाँ अब की बार में मंजिल मिल जाएगी। तो ये मेरा घर से ली गई है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिलोचन, हमारे भवानी प्रसाद जो है कंप्लीट किया है।
ये इसको IMP लगा लेना बेटा, मैं बताती चलूंगी आपको लिए आपके एग्जाम में कहाँ से प्रश्न बनने वाला है। तो बहुत बार जो गत वर्षीय जो आपके परीक्षाएं हुई है, पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं, उसमें बार बार पूछा गया है कि जो त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है। हर जो कवि लेखक का वास्तविक नाम अवश्य याद कर लें, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो बेटा कवि जो त्रिलोचन का वास्तविक नाम है वासुदेव। 1917 में इसको चिरानी पट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और इनकी जो रचनाएं हैं धरती, गुलाब, बुलबुल और दिंगत, आपके ताए हुए दिन, शब्द, मैं उस जनपद का कवि, अरगान, मैं तुम्हें सौंपता हूँ, चेती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, ये सभी काव्य हैं। देश काल, रोजनामचा काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविता, ये क्या है बेटा गद्य हैं। हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समझ में अभी नहीं आया होगा क्या है, क्योंकि मैं पढ़ वैसे ही सुना रही हूँ आपको, कोई क्या ऐसे क्या समझाएगा। ठीक है, तो देखिए त्रिलोचन जो हमारा पर्यायवाची होता है, त्रिलोचन ये शिव का पर्यायवाची होता है। आप सभी इससे वाकिफ होंगे, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, धरती, गुलाब और बुलबुल, देखिए इसकी भी एक ट्रिक बना लेते हैं कि जो त्रिलोचन है वो क्या है, जो हमारे शिव हैं तो क्या जमीन से यानी धरती से जुड़े थे। ठीक है, यानी कि मतलब एक सादा जीवन व्यापन करते थे, जो है पहाड़ों में रहते थे। इस तरह एक कहानी से बना लेना, अपने इमेजिन बना लेना, वैसे हकीकत नहीं है, एक वास्तविकता नहीं है, लेकिन क्या है हमें तो एग्जाम में नंबर लाने हैं, किसी तरह से हमारा सिलेक्शन हो जाए बस। तो बेटा ऐसे करना कि जो त्रिलोचन है वो धरती यानी धरती से जुड़े थे। गुलाब और बुलबुल, अभी जंगल में रहते थे तो गुलाब रहते, वहाँ पर बुलबुल थी। दिंगत, ताप के ताए हुए दिन, वहाँ बहुत जो है गर्मी पड़ती थी। ताप के यानी दिन तपता था। शब्द यानी कि मतलब इतनी गर्मी थी कि कोई शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। उस जनपद का कवि, कोई जनपद यानी कोई जन से जुड़ा हुआ जो कवि है। अरगान, मैं तुम्हें सौंपता हूँ, यानी वही उसकी व्याख्या कर सकता। अरगान, मैं तुम्हें सौंपता हूँ, यानी उनकी व्याख्या जो करो, मैं तुम्हें सौंपता हूँ यानी मैं तुम्हें कहता हूँ। चेती, अमोल्ला, मेरा घर, जीने की कला, यानी जीने की कला उनकी कैसी थी, त्रिलोचन की कैसी जीने की कला थी कि वो धरती से जुड़े थे, वहाँ पर बुलबुल और गुलाब थी, दिंगत थे, दिन जो है तप रहे थे। मैं शब्द यानी मेरे पास शब्द नहीं है। मैं उस जनपद का कवि हूँ, यानी मैं उस जनपद का कवि हूँ, भाई उनके बारे में जो जन से जुड़ा हुआ कवि हूँ। अरगान, मैं तुम्हें सौंपता, यानी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। चेती, अमोल्ला, यानी उनका घर, मेरा घर और उनकी जीने की कला क्या थी। तो ये तो हमारी जो है छोटी मोटी मैंने ट्रिक के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं सीधा सीधा बता देती हूँ कि धरती, गुलाब और बुलबुल, दिंगद, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, मैं उस जनपद का कवि हूँ। अरगान, मैं तुम्हें सौंपता हूँ। चेती, अमोल्ला, मेरा घर, जीने की कला, ये क्या है बेटा काव्य। काव्य का क्या मतलब होता है, जो लयात्मकता से जो काव्य यानी कविताओं को ही काव्य कहा गया है। देश काल, रोजनामचा काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं, ये क्या है गद्य। गद्य का मतलब होता है जैसे निबंध लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, तो ये क्या है गद्य होती हैं। और जो कविताएं होती है बेटा वो क्या होता है काव्य होता है। ठीक है, देश काल यानी उस देश का, उस समय का देश काल कैसा था। रोजनामचा, रोज जो है काव्य और अर्थबोध, उनके काव्य का कोई अर्थबोध ही नहीं था। मुक्तिबोध की कविता यानी मुक्तिबोध यानी मुक्त तरह से कविताएं लिखी गई थी उस समय। जो त्रिलोचन के समय में यानी जो शिव भगवान का, मैंने यहाँ त्रिलोचन के बारे इमेजिन करना अपने दिमाग में कि जो त्रिलोचन के समय में देश काल ऐसा होता था कि रोज नामचा, रोज जो उनका रोज नाम से नहीं रोज नाम होता था। काव्य और अर्थबोध की उनके अर्थबोध की कोई कल्पना ही नहीं है। मुक्तिबोध कविताएं मुक्त रूप से रची जाती थी, तो ये उनकी क्या है गद्य कविताएं हैं। त्रिलोचन की गद्य कौन सी बेटा, देश काल है, रोज नामचा है, काव्य और अर्थबोध है, मुक्तिबोध की कविताएं ये गद्य हैं। फिर हम पढ़ते हैं हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है,
साहित्य अकादमी पुरस्कार, भाई जो त्रिलोचन है जिसके ऊपर त्रिलोचन शिव का हाथ होगा तो उन्हें छोटा मोटा सम्मान तो वो मिलेगा नहीं, जो शिव जी का उनके ऊपर हाथ है तो साहित्य अकादमी तो मिलेगा ही। शिलाका यानी शिलाओं में, त्रिलोचन कहाँ रहते थे, शिलाओं में, तो शिला का सम्मान मिल गया। महात्मा गांधी पुरस्कार, महात्मा गांधी पुरस्कार बेटा बड़े सीधे साधे, एक लंगोटियां पहनते थे एक लंगोटियां पहनते थे, सीधा साधा जीवन जीते थे। तो उसी प्रकार त्रिलोचन है जो वैसे कैसे जीते थे हमने देखा नहीं त्रिलोचन को, लेकिन हम तो कल्पना कर रहे हैं कि त्रिलोचन यहाँ शिव से जोड़ रहे हैं, ठीक है। वैसे ये कोई शिव नहीं है, लेकिन मैं जोड़कर बता रही हूँ, जैसे शिव भी ऐसे ही रहते थे, या कपड़े उपड़े जो अपने खाल सी लपेट लेते थे और नाग लिपटे रहते थे, वो भी सादा सादा जीवन जीते थे भगवान होकर। इसी प्रकार महात्मा गांधी भी सीधा साधा जीवन जीते थे, तो सीधे साधे को सीधा साधा पुरस्कार मिलेगा महात्मा गांधी। अब आप कैसे याद करोगे, देखो भाई साहित्य जो त्रिलोचन भगवान है उसको छोटा मोटा पुरस्कार तो जिनका हाथ है उनको मिलेगा नहीं, तो साहित्य अकादमी दे दिया, बड़ा सा पुरस्कार दे दिया। शिलाओं में रहते थे तो शिला का सम्मान दे दिया, सीधे साधे थे तो महात्मा गांधी पुरस्कार दे दिया। तो यहाँ हम फिर हिंदी साहित्य में तो भैया एक बार पूछ लिया जाता है कि ये छायावादी है, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी क्या है, तो ये प्रगतिवादी जिन्हें जीवन में आगे बढ़ने हुए उस प्रकार की जो है कविताएं लिखते थे, ठीक है। तो ये एग्जाम के अभी टाइम हमारे पास काफ़ी कम बचा हुआ है, इसलिए हम जल्दी जल्दी जो है इसको करते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण वही हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, त्रिलोचन हिंदी में सोनेट, अंग्रेजी सोनेट जो है, जिस तरह हम हिंदी में हमारे छंद होते हैं ना, कविता है, सोया है, सवैया है, चौपाई, इस तरह अंग्रेजी में बेटा एक छंद होता है सोनेट छंद, जिसका नाम है सोनेट छंद, को स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। जो अंग्रेजी में छंद होता है सोनेट छंद, इसकी जो स्थापना करने वाले, इसमें इसको जो है इंग्लिश सोनेट छंद में लिखने वाले कवि माने जाते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये किसने लिखा है, ये त्रिलोचन ने लिखा। किसने लिखा है बेटा, त्रिलोचन ने। और धरती संग्रह से लिया गया। अब ये देखना, अब इसका क्या है, देखो भाई जो सीधा साधा आदमी था वैसे बोले, ठीक है, तो वो क्या करे, शुक्ल उक्ल तो जाता नहीं था, तो वो काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, वो पढ़ता लिखता नहीं था। अब वो धरती से जुड़ा है तो धरती से ही जो संग्रह से लिया जाएगा, ये कोई हकीकत नहीं है कहीं आप बोल के मैडम क्या बता रही है, तो ये वह ये इसकी हकीकत, वैसे मैं अब इसको जोड़कर बता रही हूँ बेटा, ठीक है। तो ये अगर ये इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, ठीक है। अब भाई जो चंपा है, यहाँ एक छोटी सी बेटी की जो है किस प्रकार से जो देश में जो है व्यापक है, अनपढ़ता है, और कि इसमें जो द्वंदात्मकता है, जो हमारे एकात्मक परिवार है, संयुक्त परिवार कैसे टूटते हुए जो है मजबूरी के कारण, जो हमारी आर्थिक स्थिति के कारण, क्योंकि गांव में कोई रोजगार नहीं है, किस प्रकार से दूर जाना पड़ता है, जो शहरों में जाना पड़ता है रोजगार के लिए, और उनकी जो परिवार की दृष्टि से बाद में कैसे हो जाते हैं, उनकी पत्नी किस प्रकार दुखी रहती है, इस कविता में बेटा ये बताया गया है, ठीक है। ये मूल भाव कविता का पूछ लिया जाएगा, तो देखना हम पढ़कर देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, यानी काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, वो लिखती नहीं है, चिन्हती मतलब चिन्ह जो नीचे, जो जैसे मैंने ऐसे कर दिया तो एक चिन्ह हो गया ये, ठीक है, ऐसे कर दिया जमा का हो गया, ऐसे कर दिया घटा का हो गया, तो इस तरह चिन्ह थी, ठीक है। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, कवि कह रहा है कि एक चंपा है वो काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, यानी वो लिखती पढ़ती नहीं है, और जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो वो आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों में से ये सब सबर कैसे निकलता है। यानी जब कवि कह रहा है कि मैं जब पढ़ने बैठता हूँ तो वो चंपा आ जाती है, एक छोटी बेटी की, गुड़िया का नाम है चंपा, और वो चुपचाप खड़ी होकर सुनती है और बड़ी अचरज मतलब बड़ी हैरानी से देखती है कि ये छोटे छोटे अक्षर है, किस प्रकार से इनसे आवाज़ निकलती है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी तो है नहीं, तो उसको हैरानी हो रही है। देखिए यहाँ चित्र के द्वारा आपको समझाया गया है, ये कवि है, ये पढ़ रहा है, और ये जो चंपा इसकी तरफ देख रही है, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे देखना, ठीक है। चंपा सुंदर की लड़की है, भाई उसके पापा का नाम क्या है, सुंदर है, जो लड़की सुंदर गवाला है, गाय भैंस चराता है, चंपा चौपायों को लेकर चरवाए, चौपाई मतलब चार पैरे वाले पशुओं को लेकर वो भी जो है गाय भैंस चराने जाती है, और उसका पापा भी क्या है, सुंदर नाम है उसका, वो भी गवाला है, ठीक है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी कलम चुरा देती है, और जैसे ढूंढ कर जब लाता हूँ तो कागज गए परेशान हो जाता हूँ।
कहने का प्रयोग कवि कह रहा है कि वो इतनी नटखट है, इतनी चंचल है कि वो इतनी उद्दंडता करती है, कभी मेरी कलम को चुरा लेती है, कभी मेरे कागज को गायब कर देती है, और इस तरह से मैं परेशान हो जाता हूँ। चंपा कहती, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या ये बहुत काम बहुत अच्छा है। सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। कवि कह रहा है कि चंपा मेरे से कहती है, क्योंकि तू दिन भर लिखता ही रहता है, यानी कागज को खराब कर रहा है, ये कोई अच्छा काम नहीं है और ये काम बहुत अच्छा नहीं है। तो यानी कि तुम वो उसको फ्री समझती है, यानी मतलब एक तरह से फ्री वाला काम कर रहे हो। और मैं ये सुनकर चुपचाप हंस देता हूँ, और चंपा जो है चुपचाप मेरी तरफ देखती रहती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। एक दिन कवि कहता है कि चंपा से, उस गुड़िया से, कि तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े सब सरेगा, यानी कि तुम भी पढ़ लो, गांधी बाबा की इच्छा है और तुम सबको पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो देखो चंपा का क्या जवाब। चंपा ने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते गांधी बाबा अच्छे, वो पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा कह रही है कि तुम तो कह रहे हो कि गांधी बाबा बहुत अच्छे थे, तो तुम झूठ बोल रहे हो, गांधी बाबा इतने अच्छे तो वो पढ़ने लिखने की बात किस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी और तो कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा। जब कलकत्ता बड़ी दूर है, वह कलकत्ता से कैसे संदेशा देगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि चंपा को समझा रहा है कि पढ़ लेना बहुत अच्छा है, कि अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी और शादी करके तुम ससुराल जाओगी, और जब आपका जो पति कुछ दिन साथ रहकर कलकत्ता चला जाएगा और उस समय जो उसका संदेश नहीं, उसका पत्र आएगा, तो तुम कैसे पढ़ोगी और तुम्हें उसकी याद आएगी, तुम कैसे पत्र लिखोगी। पढ़ लेना इस प्रकार से जरूरी है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी नहीं करूंगी, और अगर ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को साथ रखूंगी, कलकत्ता में कभी नहीं जाने दूंगी, कलकत्ता पर बज्जर गिरे। तो चंपा कह रही है कि तुम बड़े झूठे हो, हाय राम, तुम बड़े पढ़ लिख कर गए, पढ़ लिखने के बाद भी तुम इतने झूठे हो। मैं तो कभी ब्याह ही नहीं करूंगी, मैं कभी शादी नहीं करूंगी, और मैं शादी नहीं, अगर मैंने शादी कर भी ली तो मैं जो है बालम के साथ, यानी मेरे अपने पति के साथ रहूंगी, मैं उसे कलकत्ता कभी नहीं जाने दूंगी। कलकत्ता पे बज्जर गिरे, मतलब बज्जर का मतलब है पहाड़ गिरे। तो इस प्रकार से इसमें दिखाया गया कि कलकत्ता पर बज्जर गिरे, एक जो है छोटी जो बेटी जो लड़की है, किस प्रकार से वो है, यानी एक मतलब इसके अंदर एक अच्छी प्रकार से लिखा गया, लेकिन एक भाव छुपा है कि उस समय पारिवारिक दृष्टि कैसी होती थी, जो पारिवारिक स्थिति कैसी होती थी, कि देखना कि गांव में रोजगार नहीं होते थे, उन्हें पढ़ लिख कर रोजगार प्राप्त करने के लिए शहर जाना पड़ता था। तो वहां पर जो गांव के लोग हैं, जो गांव की महिलाएं पढ़े लिखों से नफरत करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि वो व्यवसाय के लिए बाहर चले जाते थे, वो जो है एक संयुक्त परिवार में रह जाती थी, और वहां जाने वो जो है एक अकेलापन महसूस करती। तो चंपा कह रही है, एक छोटी गुड़िया के माध्यम से दर्शाया गया कि चंपा कह रही है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, और अगर मैं शादी नहीं करूंगी, अगर शादी हो गई तो उसे कलकत्ता नहीं जाने दूंगी, अगर वो जो है कलकत्ता पर बज्जर गिरे, नहीं कलकत्ता का ही जो है कलकत्ता ही समाप्त हो जाए। तो यहाँ मैंने आपको त्रिलोचन समझाया क्या भाई मैंने थोड़ा सा पढ़ाया है, आप सब मेरे भी आनंद आया हुआ, और आपको मैं त्रिलोचन जो समझाने का तरीका आपको कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ठीक है, तो और ये कल चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हते, ये किसने लिखा है बेटा? ये लिखा है त्रिलोचन ने। किसने लिखा है? त्रिलोचन ने। और ये किससे लिया गया है? त्रिलोचन एक हमने पढ़ा था भी, ये लिया है धरती से। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हते त्रिलोचन का है, और ये धरती से लिया गया है। ठीक है, तो ये देखना। यहाँ पर अब हम वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दिया करो, ताकि क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, आपके दोस्तों का भी कुछ फ़ायदा हो जाए।
ये हम भाई दुष्यंत कुमार पढ़ने जा रहे हैं। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, ये लाइनें दिखी हैं। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग आग लेकिन आग जलनी चाहिए। यानी कुछ करने का जज्बा है। साए में धूप से लिया गया है, दुष्यंत कुमार के साए में धूप कविता से लिया गया है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे जो अभी हमारा केवीएस का एग्जाम है, हमारे अंदर वो आग वो जज्बा होना चाहिए कि हम अपने एग्जाम को पास कर ले। और एग्जाम जो पास सिलेक्शन वही ले जाएगा जिसके अंदर बेटा आग होगी, जज्बा होगा, कुछ कर गुजरने का जो है उत्साह होगा। तो ये बड़ी उत्साहवादी एक तरह से ये आपके लिए एक प्रेरणादायक जो है लाइनें लिखी गई है कुछ करने। तो अभी किसी को लग रहा है ना, तो मैं बता देती हूँ बेटा, अगर किसी को अब तो मेरा नहीं हुआ है सिलेबस हिंदी का, अब मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए बेटा, एक सप्ताह इतना लंबा चौड़ा जो है, मेरे ख्याल से मैं कह रही हूँ कि इतना लंबा चौड़ा केवीएस ने सिलेबस नहीं दिया है। मैं 1 मिनट आपका लेना चाहूंगी। अभी भी बिल्कुल आसान और केवीएस के जो है हरियाणा स्क्रीनिंग से बहुत कम सिलेबस दिया है। अब भी बिल्कुल पहली बार जो सिलेबस बनाया बड़ा आसान बनाया है, मैं नहीं कि कंपटीशन ज़्यादा है। अभी भी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, 1 सप्ताह में भी आप क्रैक कर सकते हो ध्यानपूर्वक दिन रात पढ़ोगे तो। जितना कोशिश जी जान लगा दिए और अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए। ठीक है, तो इसी जो है इन्हीं लाइनों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो दुष्यंत कुमार हम पढ़ने जा रहे हैं। दुष्यंत कुमार ने क्या लिखी है बेटा, गजलें। और ये ऊपर की लाइन याद रख लेना, क्योंकि आप गाने बहुत याद रखते हो तो ये भी आपको याद हो जाएगी। तो दुष्यंत कुमार, इनका जन्म कब हुआ था बेटा, 1933 राजपुर नवादा उत्तर प्रदेश में। वो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से बहुत हिंदी कवि लेखक हमने पढ़े हैं, इनको याद रखना, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से। सूर्य का एक हमने पढ़ा हरियाणा से, बाल मुकुंद गुप्त का, उसको याद रखना। हरियाणा से हमारा अभी एक ही आया है, बाल मुकुंद गुप्त। सूर्य का स्वागत आवाज के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत। ये क्या है, काव्य है। देखिए ये क्या है, काव्य है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 1933 में हुआ था बेटा। राजपुर नवादा गांव क्या है, राजपुर नवादा गांव है, उत्तर प्रदेश इनका जो है जिला है। सूर्य का स्वागत आवाज के घेरे, साए में धूप। देखिए जो इनकी कविताएं होती है ना, आप ध्यानपूर्वक एक पर समझ के देखना, खुली आंखों से समझना, महसूस करना कि जो अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, भवानी प्रसाद मिश्र की तो पूरी लाइनें कहानी से बनती हुई प्रतीत हो रही थी। यहाँ भी हर एक में एक दूसरे इनके नाम भी मिलते जुलते हैं, बड़ी गहराई से समझा करो आप। ठीक है बेटा, तो देखना, सूर्य का स्वागत आवाज के घेरे, भाई सूर्य का स्वागत हो रहा है सुबह का। मान ली कल्पना करनी अपने दिमाग में, वैसे हकीकत नहीं है, लेकिन हम भी अपने हिंदी लेखक बन जाते, हम भी कल्पना करेंगे। ठीक है, ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। सूर्य का स्वागत हो रहा है आवाजों के घेरे, मान ली सूर्य का हम स्वागत करते, इधर उधर से आवाज, साए में धूप, यानी हल्की हल्की साए में, थोड़ी थोड़ी साए में धूप भी हो रही है। जलते हुए वन का वसंत, वन यानी जो वन में है वो वसंत जल रहा है। सूर्य का स्वागत हो रही है, आवाजों के घेरे हैं, साए में क्या है बेटा, धूप है, और जलते वन का वसंत है। ये क्या है, काव्य है। अब आपको क्या करना है भाई, इस तरह के नाम है, देखिए ना, कल्पना ध्यान से देखना, ये सूर्य का स्वागत है, तो सूर्य के बारे में क्या है, छोटी मोटी कविता करते हैं सूर्य का। अभी सूर्य कोई जिंदा तो है नहीं, उसकी कहानियाँ भी, कब उसने जन्म लिया, कब उसकी मृत्यु रही, जीवन में क्या क्या संघर्ष किया, तो ये तो उसका होगा नहीं। तो इसलिए सूर्य के बारे में जो प्राकृतिक जो चीज़ें, उन पर हम कविताएं लिखते हैं। इस तरह से अपने दिमाग में इमेजिन करो। ठीक है, कल्पना करो बेटा। सूर्य का स्वागत हो रहे, आवाज़ों के घेरे, चारों ओर आवाज़ों के घेरे हैं, साए में धूप में भी, ये भी एक प्राकृतिक चीज़, इसमें भी कविता है। वैसे हकीकत नहीं होती, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको याद करने के, छोटा सा हिंट दे रही हूँ। और जलते वन का वसंत है, सूर्य का स्वागत है, आवाजों के घेरे हैं, साए में धूप है, जलते वन का वसंत है, ये सारे क्या है, काव्य। अब देख रहा, एक कंठ विषपाई, भाई एक बात कल्पना करना, एक कंठ विषपाई। देखें, जो एक कंठ विषपाई है, तो कंठ से क्या गीत लिखे जाते हैं। जैसे हम कंठ से कुछ गाते हैं तो गीत गाते हैं, तो इसको गीति नाट्य कहेंगे। एक कंठ पर, ये बहुत IMP लगा लेना यार। ठीक है बेटा,
ये एक कंठवी स्पाई बहुत बार पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है कि एक कंठवी स्पाई क्या है, गीतिनाट्य है। क्या बेटा, गीतिनाट्य। छोटे छोटे सवाल है। आंगनों में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी। देखना यहाँ उपन्यास। अब आप उपन्यास को कैसे याद करोगे भाई? देखो, हमारी जिंदगी में छोटे छोटे सवाल होते हैं, दिन प्रतिदिन जो दिन भर छोटे छोटे सवाल हमारे मन में उठते हैं, हमारी गृहस्थी में छोटे छोटे सवाल होते रहते हैं। फिर क्या गया, हमारे आंगन में एक वृक्ष है। ऐसे कोई कवि है, यानी हम ही है मान लीजिए, तो हम अपने पीछे की कहानी सुनाते कि हमारे आंगन में एक वृक्ष था और वहाँ क्या कि हमारी दोहरी जिंदगी थी। यानी उस समय जैसे हर एक इंसान की दोहरी जिंदगी होती है, कैसे कि उसको कितने जिंदगी में रोल करने पड़ते हैं। एक उनका कैरियर का रोल होता है, एक उसकी जो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि उसका रोल होता है। तो क्या है कि छोटे छोटे सवाल होते हैं हमारे, और आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी, ये छोटी मोटी बातें तो होती नहीं है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं। तो ये कविता लिखने में, कविता में तो खत्म होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, इसमें बड़ा सा क्या लिखा जाएगा बेटा, उपन्यास लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, उपन्यास लिखा जाएगा। छोटे छोटे सवाल हैं, आंगन में एक वृक्ष है, दोहरी जिंदगी है, तो ये क्या है, उपन्यास है। ठीक है। और इनकी जो मृत्यु कब हो गई थी, 1975 में होगी। ध्यान रखना, ये अभी हाल फिलहाल, ये भी क्या है, हाल फिलहाल में इनकी ज़्यादा दिन इसको नहीं होगी, क्योंकि पहले 1800 में इनका जन्म है कवियों का, लेकिन इनका ध्यान रखना, ये 1900 का इनका जन्म है। तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। 1933 में क्या हुआ बेटा, इनका जन्म हुआ। किसका, दुष्यंत कुमार का। कहाँ हुआ, राजपुर नवादा उत्तर प्रदेश में। सूर्य का स्वागत हो रहा है, आवाजों के घेरे हैं, साए में धूप है, जलते हुए वन का वसंत है। क्या है, काव्य। एक कंठ विस्पाई है, कंठ से क्या गाते हैं, गीत गाते हैं, तो गीति नाट्य। छोटे छोटे सवाल हैं, आंगन में एक वृक्ष है, दोहरी जिंदगी है, ये क्या है, उपन्यास है। क्या है बेटा, 1975 में इनकी जो मृत्यु। तो इसी प्रकार उन्हें जो है नए पत्र, ये देखना यहाँ से पढ़ना ये लाइन, वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठी में सक्रिय रूप से भाग लेते रहते। भाई उस समय जो साहित्यिक गोष्ठियाँ होती थी, नहीं साहित्य पर चर्चाएं होती, तो परिमल जो है उसमें सक्रिय रूप से भाग लेते थे। आजीविका के लिए आकाशवाणी भाग लेते रहे। नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र से जुड़े रहे। अब देखना, एक इनके लिए भी एक ट्रिक बता देती हूँ कि जो नए पत्ते हैं, आंगन में एक वृक्ष था, तो वृक्षों के क्या होते थे, पत्ते होते थे। वो किसने लिखा है, दुष्यंत कुमार। तो नए पत्ते भी, ये नए पत्र से भी क्या है, जुड़े रहे हैं दुष्यंत कुमार। परिमल क्या है, साहित्यिक गोष्ठी का नाम है, साहित्यिक गोष्ठी में सक्रिय रहे, और नए पत्ते इनके पत्र से जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी केंद्र मध्य प्रदेश राज्य विभाग में काम किया। भाई अपनी जो जीविका तो चलानी थी, तो उसके लिए इन्हें राजभाषा विभाग में काम किया। ठीक है। अल्पायु में उनका, भाई थोड़ी सी उम्र में उनका 1933 में जन्म हुआ, 1975 में चले गए, तो इनका छोटी सी उम्र में इनका देहांत हो गया। तो इसके साथ ही एक कंठ विस्पाई जो है इनका गीति नाट्य है। आगे भी उन्हें गजलें लिखी हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बेटा दुष्यंत कुमार जो है कंप्लीट होता है। और ये जो है आपको जो कवि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आपका सिलेक्शन श्योर हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और